राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए एक प्राचीन कथा सुनते हैं, 16 रानियों की कहानी। एक बार की बात है, एक देश में एक राजा रहता था जिसकी 16 रानियां थीं, पर उनसे उसे बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत ही सुंदर था। राजा अपने बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। भाग्य से एक और राजा था, उसकी भी 16 रानियां थीं और एक बेटी थी। वह भी उसी राजकुमार जितनी खूबसूरत थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी इसकी। जिस राजा का लड़का था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसे अपनी इच्छा बताई। उसने उससे जाने के लिए कहा और वैसी ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी वह अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया। वह वहाँ से उड़ चला। वह एक पड़ोसी देश में पहुँचा जहाँ बहुत बारिश हो रही थी, तो उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना खोखला पेड़ मिला जहाँ उसे लगा वह जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही वह उसके अंदर जाने के लिए उड़ा, उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता पेड़ के जड़ के पास एक छोटे पौधे पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। इस बीच तोते ने उसे बताया वह कहाँ जा रहा है। मैना उस राजकुमारी के लिए जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में थी। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वह राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। वे दोनों राजकुमारी के देश गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता था, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के आदेश को तो बिल्कुल भूल गई है। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने दोनों चिड़ियों को मारने का हुक्म दे दिया। मैना को इस बात का कुछ पता चल गया था, इसलिए वह ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमें मारने का आदेश दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमें मारे, चलो हम यहाँ से दूर भाग चले। और वे दोनों वहाँ से दूर उड़ गए। जब राजा के नौकर उन्हें मारने गए, बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें न पा सके, तो वे खुद को तसल्ली देते हुए वापस आ गए। लगता है कि उन चिड़ियों को शाही आदेश का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह चली गई है। तोता और मैना ने कुछ दिन इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाए। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जा बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी। दोनों राजाओं की 16 रानियां भी हैं। उनमें से एक को केवल एक बेटा है और दूसरे को केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चे की एक दूसरे के बच्चों से शादी कराना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य हुआ और खुशी भी। पहले तो उसे चिड़ियों पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर दोनों का एक सापन देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने तस्वीर लेकर अपने शाही जनान खाने में भेज दी
और अपनी 16 पत्नियों से कहा वे इस तस्वीर को देखकर बताएं वह अपनी राजकुमारी के लिए इस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई वह इसे अपने हाथ में लिए ही रखती। खैर कुछ दिन बाद जनान खाने से जवाब आया कि राजकुमार सभी को बहुत पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ आ जाए। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का आदेश दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नई और बढ़िया वर्दी बनवाई गई। बहुत सारे भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठा किए गए। हर चीज़ को याद कर करके इकट्ठा किया गया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ा और मर गया। परिवार वालों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहाँ से चलना उसके पिता का अपमान करना दिखता था। तो उसने कुछ समय तक इंतज़ार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का अफसोस का समय बीता वह वहाँ से चल पड़ा। तोते ने उसे रास्ता दिखाया। राजकुमारी के देश कोई बहुत दूर नहीं था, सो वे जल्दी ही वहाँ पहुँच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास वाले बागीचे में डाल दिए। अगर राजकुमार उस बगीचे में न घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ उसका तोता मर गया। उस वफादार चिड़िया को वहाँ के माली ने मार डाला, क्योंकि वह कुछ खजूर तोड़कर राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बागीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बागीचा था। उसने बागीचे पर नज़र डाली तो वहाँ राजकुमार को देखा तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा। उसे अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय उसने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसे खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो वहाँ उसे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को दे दी, वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, असरफियों से भरा एक थैला लिया और उस बागीचे की तरफ चल पड़ी जहाँ राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो। वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल पड़े। कुछ घंटों तक तो वे काफ़ी तेज़ी से चले, फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए।
अगले दिन सुबह तरोताज़ा होकर फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। वे लोग दूर नहीं गए थे, उन्हें घोड़े पर सवार 7 डाकू मिले। राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। दोनों ने अपने अपने घोड़ों की एड़ लगाई और उन्हें भगा दिया, पर डाकू भी घुड़सवारी में होशियार थे। उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, थके नहीं थे, इसलिए वे भी इनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारे पास ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें? राजकुमारी बोली, तब हमें इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कहकर वह अपनी जीन पर बैठी बैठी ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से उसने 7 तीर चलाकर 7 डाकुओं को मार डाला। खुशी खुशी वे अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़े। उस रात वे आराम करने के लिए गांव में रुके। उस गांव में एक शैतान रहता था। शैतान का एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे तो शैतान ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को मार डालो और राजकुमारी, घोड़े और खजाने को यहाँ ले आओ। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसे अपना प्रेमी मरा पड़ा दिखाई दिया और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह सब देखकर वह डर गई। फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहाँ से जाएंगे। तुरंत एक गड्ढा खोदा गया। उस आधे आदमी ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे यह तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो। शैतान के बेटे ने वह गड्ढा 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमारी बोली, यह तो अभी भी छोटी है। शैतान के बेटे ने गड्ढे और चौड़ी और गहरी खोद दी। जब वह कर रहा था कि राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फफक फफक कर रो पड़ी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसे तालाब के किनारे तक ले गई। अब वहाँ बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसे लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा था। जब वह वहाँ बैठी रो रही थी, वहाँ से एक साधु की पत्नी गुजरी। उसे बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात है, वह क्यों रो रही है। राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया वह क्यों रो रही है। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यहीं इंतज़ार करो जब तक मैं वापस लौट कर आती हूँ। कहकर वह वहाँ से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और उसे राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। साधु बोला, अफसोस, वह जगह तो शैतान और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूँ और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूँ। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया। वह तो सहायता का इंतजार ही कर रही थी जो साधु की पत्नी उससे वादा करके गई थी। साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा राजकुमार तुम्हें वापस कर दूँगा। उसने राजकुमार की लाश का सिर अपने एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली, फिर होंठ खोले और वह बोल पड़ा। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उससे रहा न गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई और खुशी के मारे रो पड़ी। सबके लिए यह बहुत ही खुशी का मौका था, यहाँ तक कि साधु के लिए भी जिसने उसे जिंदा किया था। उस रात राजकुमार और राजकुमारी की स्त्री दूसरी जगह चले गए। इस जगह राजकुमारी की जान बड़े खतरे में थी। इस जगह एक जादूगरनी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करनी चाहिए। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। जादूगरनी ने उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे देख रहा था
तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसे एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। जहाँ वह जाती वह उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती तो वह राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी बहुत दुखी थी, उसे पता ही नहीं था वह क्या करे। कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसे छोड़ दिया है, कभी वह सोचती शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वह और न सह सकी तो उसने एक आदमी का वेश धरा और उस देश के राजा के पास गई। उसे कोई काम मांगा। राजा उसकी शक्ल, सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना कोतवाल रख लिया। कोतवाल के नीचे बहुत तेज और कोई भी काम करने के लिए तुरंत तैयार सिपाही काम करते थे। कोतवाल को केवल आदमी की ऊंचाई और उसकी शक्ल सूरत बतानी होती थी और उसको उसे ढूंढने के लिए कहना होता था। बस सारा राज्य तब तक छान मारा जाता जब तक वह आदमी मिलता, पर राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता न चल सका। हालांकि उसे यह पता चल गया कि जिस घर में वह और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वह उसके घर बार बार गई। वहाँ उसने एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ देखा तो पर उसे यह पता न चल सका कि यह उसका प्यारा राजकुमार है और उस जादूगरनी ने उसे भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ती गई। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी था, जबकि वह तो आदमी के वेश में राजकुमारी थी। वह कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसे कई भेंटें दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। राजकुमारी ने वह कपड़ा लाकर अपनी एक खिड़की में टांग दिया। एक सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें कोतवाल ने कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े के रंग और उसकी बनावट देखकर दंग रह गया। घर आकर वह रानी से मिलने गया और जो कुछ उसने देखा था वह सब उसे बताया। रानी को भी सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हुई तो उसने राजा से प्रार्थना की वह उस कोतवाल को बुलाया और उसमें से कुछ कपड़ा उसके लिए मंगवा दे। राजा ने ऐसा ही किया तो कोतवाल ने उसे वह सारा का सारा कपड़ा ही भेज दिया जो उसके पास था। जब रानी ने कपड़े देखे तो वह उसे इतने अच्छे लगे। उसने राजा से कहा वह कोतवाल से कहे वह वैसा ही कपड़ा और ला कर दे। राजा ने रानी का आदेश कोतवाल को सुनाया तो उसने कहा यह काम जरा मुश्किल है पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल से सीधे जादूगरनी के घर गया, उससे वैसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कहा अफसोस वह इसमें कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिन पहले वह किसी दूर देश चला गया था, उसी ने उसे यह कपड़े भेजे थे। कोतवाल ने कहा वह अपने भाई को लिखे वह वैसा ही कपड़ा और भेज दे। जादूगरनी ने कहा वह यह नहीं कर सकती क्योंकि जहाँ वह गया है वहाँ के सारे आदमियों को उसने खा लिया है और अब वहाँ उसके और शेरों के अलावा और कोई नहीं रहता। इन शेरों को भी वह एक तरह की घास खिलाकर आधा भूखा रखता है, हालांकि वे उस घास को खाना पसंद नहीं करते। इस तरह से जो कोई भी वहाँ जाता है, कोई भी शेर या तो किसी झाड़ी में से निकल आता है या फिर किसी चट्टान के पीछे से निकल आता है और उन्हें खा जाता है। इस तरह से वहाँ कई लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में मैं कैसे किसी को वहाँ भेज सकती हूँ? ऐसे खतरे वाले काम के लिए मैं वहाँ किसी को नहीं भेज सकती। कोतवाल बोला अच्छा तो तुम मुझे बस यह बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, मैं वहाँ जाऊँगा और उसे कपड़ा लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो राजा मेरी जान ले लेगा। जब तक मैं वह कपड़ा लेकर नहीं आता मैं तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, मैं उसके पास जाकर उससे मिलूँगा और कपड़ा लेकर आऊँगा। जादूगरनी बोली ठहरो, अगर तुम्हारी यही हालत है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिसमें मेरे भाई की ज़िंदगी बंधी है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई भी मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी क्योंकि मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन जमीन पर
मार कर तोड़ दिया और बोली, जाओ अब तुम निडर होकर जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहाँ के शेर अब चाहे घास खाए या कुछ और, पर वे हर उस आदमी को नहीं खाएंगे जो वहाँ जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगरनी ने तो यह सोचा ही नहीं था कि यह कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जिसे उसने भैंसा बनाकर रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए राजा से जाने की इजाज़त मांगी और अपने काम पर चल पड़ी। उस देश में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा, जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे कपड़ों का बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहाँ और भी बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी ने उसका वह सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल के तरफ लौट चली। सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल के तरफ लौट चली। राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ, उसने उसे बहुत सारी भेंटें दी और उसे अपना वारिस घोषित कर दिया। कुछ साल गुजर गए, राजा मर गया। अब वह कोतवाल उस राज्य पर राज कर रहा था। उसे कुछ पता चल गया था कि राजकुमार का क्या हुआ था, सो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। सारे भैंसों को एक जगह इकट्ठे होने का आदेश मिलते ही सब भैंसे इकट्ठे हो गए। राजकुमार ने खुद उन सब की जांच की। वह उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और न ही उसे पहचाना। फिर उसने सिपाही को आदेश दिया कि वे लोग सब जगह जाकर देखें किसने उसका आदेश नहीं माना। कुछ सिपाही जादूगरनी के घर आए तो उन्होंने देखा उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। उन्होंने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। जादूगरनी ने उसकी जादुई रस्सी को अपने ही हाथ में पकड़े रखने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। पुलिस ने उसे छोड़ा ही नहीं। वे उस भैंसे को रस्सी से पकड़कर जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखा उनके भेजे हुए सिपाही एक भैंसा पकड़कर ला रहे हैं और वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई कि भैंसे की रस्सी अचानक टूट गई और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा मिला। राजकुमारी बोली, यकीनन यह जादूगरनी बहुत ही नीच औरत है। इसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसे मार दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। अब आगे की कहानी तो बिल्कुल साफ है। राजा यानी राजकुमारी ने अपनी सच्चाई राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी जनता को बुलाया और उससे कहा, देखो, तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस वेश बदलने का मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को ढूंढना था। मेरा उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मान लो। लोगों ने उनको अपना राजा और रानी मान लिया और फिर सब खुशी खुशी रहे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।